मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, शासकीय स्नातक महिला कलाशाला गोलकोंडा। आज की कक्षा जो स्नातक प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए है और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेषकर है। इसमें आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप सभी छात्राओं जानते ही होंगे कि इनके कहानियाँ कितने प्रचलित है। स्कूल के दिनों से भी आप लोग इनकी कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं, तो यकीनन इनके प्रत्येक कहानी बहुत ही रोचक और प्रभावित होती है और इनके कहानियों को पढ़ने के लिए दिल मचलता है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद का आगमन हिंदी साहित्य के युग में एक सूर्य की तरह है, जिसके आगमन से जैसा धरती प्रकाशमान हो जाती है, उसी तरह प्रेमचंद जी के साहित्य से समस्त हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है, विशेषकर कथा साहित्य। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानियाँ और उपन्यास आते हैं। अतः प्रेमचंद को एक प्रमुख कथाकार भी कहते हैं और इनको कई उपाधियाँ मिली हैं, जिनमें उन्हें कलम का सिपाही भी कहते हैं और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही वे आर्थिक संकट से जूझते रहे और इनका अर्थ ने उनको जीवन भर साथ नहीं दिया। ऐसा कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जन्म गरीबी में हुआ और इसी गरीबी में वह बढ़े और उसी गरीबी में उनका देह अवसान हुआ। आर्थिक विपन्नता के कारण वो आजीवन संघर्ष करते रहे। स्वस्थ और जलवायु भी वहाँ उनको उनका साथ नहीं दी, तो उनकी सेहत भी ज़्यादातर बिगड़ी हुआ रहती थी। और प्रेमचंद के कहानी या उपन्यास लिखने का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के उन्होंने कोई कहानी या कोई उपन्यास नहीं लिखा। इस प्रेमचंद से पूर्व जितने भी कहानियाँ लिखी जाती थी वो प्रायः तिलस्मी या जासूसी अय्यारी कहानियाँ लिखी जा सकती है। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को मानव के जीवन के समीप लाकर रख दिया। तो प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद ने कहा था कि प्रमुख साहित्य वही है जो सामान्य जनता के मर्म को छुए। अतएव जब भी हम प्रेमचंद की
कोई कहानी पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं तो हम जब आदि कर से जब शुरू करते हैं तो अंत तक पढ़ने तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। ये एक अच्छे लेखक की पहचान है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद भी कहानियाँ लिखे और कविताएं भी लिखी, लेकिन एक कवि के तौर पर जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के तौर पर जाने लगे, लेकिन एक कथाकार के तौर पर बहुत कम। इसलिए कि उनकी कहानियाँ हो या उपन्यास नाटक हो, ज़्यादा संस्कृतमय रहते, ज़्यादा कठिन शब्दावली का प्रयोग करते थे। इसीलिए साधारण पाठक को ये बात बोधगम्य नहीं होती। मैं उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की एक कहानी जिसका शीर्षक ममता है, उस ममता नामक कहानी इस प्रकार शुरू होती है। ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह ये कहानी शुरू होती है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोन के गंभीर भीषण प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी लेकर वो सुख के कंटक शयन पर विराजमान है, वो दुख के कंटक शयन पर विराजमान है। इस तरह कहानी आरंभ होती है। तो पाठक जैसे ही कहानी को पढ़ने आरंभ करते हैं तो तुरंत ही उसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि हर मामूली से पाठकों को ये बोधगम्य नहीं होती। उसके लिए ना बहुत ही उसके पांडित्य जिसमें होता है, जिसकी शब्दावली अच्छी होती है, संस्कृत इस भाषा जो समझ सकता है वही इनके कहानी हो या नाटक पढ़ सकता है। इसीलिए इनके जयशंकर प्रसाद के कहानी हो या नाटक हो, काव्यात्मक सा हमें दिखाई देते हैं। खैर, हमें आज के मुख्य विषय प्रेमचंद के परिचय पे देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बचपन में स्कूलों में आप लोगों ने इनकी कहानी ईदगाह, मंदिर और मस्जिद और बड़े घर की बेटी, ये सभी आप लोग पढ़ चुके हैं। और इंटरमीडिएट के स्तर में आप लोग इनकी एक उपन्यास निर्मला भी पढ़ चुके हैं। और इस तरह आप लोग, ये मुंशी प्रेमचंद आपके लिए कोई नई नहीं बल्कि पुराने लेखक हैं। और हम मुंशी प्रेमचंद का परिचय इस प्रकार देखें कि इनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ, वो जो बनारस के निकट जो ग्राम है वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1880 ईस्वी में। और इनकी अभिलाषा ये थी, उनकी जिजीविषा थी कि वो एमए पास करे और वकील बने, लेकिन उनका सपना कभी अपना नहीं हुआ। उनका सपना ही रहा। और यहाँ पर इनके जितने भी कहानी हो या उपन्यास हो, और हमें जीवन के लिए एक नई रूप रेखा प्रदान करते हैं। और यह मुंशी जब मात्र प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया, जो डाक विभाग में काम करते थे। तब प्रेमचंद को पारिवारिक का बोझ संभालना पड़ा। तब उन्होंने किसी स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। उसके बाद वो नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद वे मैट्रिक की परीक्षा लिखे। मैट्रिक की परीक्षा में
वे गणित में फेल हो गए। उन्होंने कहा था कि गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी के समान है। गणित मेरे लिए गणित गौरी शंकर की चोटी के समान है, जो एवरेस्ट के ऊपर की जो शिखर होती है, जो बहुत ही मुश्किल होता है किसी को वहाँ तक पहुँचना। तो बाद में उन्होंने प्राइवेट से एफए पास की। उसके बाद उन्हें एक डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। पहली बार उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिली तो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन ये नौकरी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपने सरकारी जो नौकरी है उसको इस्तीफ़ा दे दिया, उसको त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लेने लगे, जिस कारणवश इन्हें कुछ वर्ष कारावास का जीवन भी व्यतीत करना पड़ा। इनका असली नाम है, बचपन में उनके माता पिता ने जो नाम रखा था वो नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। आरंभ में प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखा करते थे नवाब राय के नाम से। जब वो हिंदी में लिखना शुरू करे तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और इसी नाम से वो बहुत विख्यात हुए, जबकि इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। नाम धनपत राय है, लेकिन कभी भी धन ने उनका साथ नहीं दिया। फिर भी जीवन से संघर्ष करते हुए समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को, असमानताओं को, छुआछूत को, जाति पात के विरोध में और मिल मजदूरों की समस्याओं को, श्रमिकों की समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों का बहुत बड़ा आधार माना। तो प्रेमचंद कह सकते हैं कि इनकी संवेदना श्रमिकों के प्रति ज़्यादा थी, अबलाओं के प्रति ज़्यादा थी, विधवाओं के प्रति ज़्यादा थी। समाज में जो कुछ भी ग्रसित लोग हैं उनके प्रति ज़्यादा उनकी संवेदनशीलता थी, हमदर्दी थी। उनके लिए उन्होंने अपने कलम को चलाया। ये कलम के सिपाही बहुत महान है, हम जिनकी कितनी भी अपन प्रशंसा करें तो कम है। और यहाँ पर जो पाठ्यक आपको जो प्रथम सेमेस्टर में जो पाठ पढ़ना है वो है सद्गति। सद्गति हम पहले प्रेमचंद का परिचय होने के बाद अगली कक्षा में हम सद्गति पाठ को देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इनका प्रेम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में जो काव्य निधि में जो परिचय दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। हिंदी में प्रेमचंद उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ मानस सरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है। हिंदी में कहानी को एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का महान कार्य प्रेमचंद ने किया है। वस्तु और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनकी कहानियां खरी उतरती हैं। प्रेमचंद ने मानवीय संवेदना की महत्ता का उद्घाटन किया है। ये बोध जगाया है कि मानवीय संवेदना के बल पर ही हम सामाजिक विकृतियों का परिष्कार कर सकते हैं। ये प्रेमचंद की रचना दृष्टि रही है जो हिंदी कहानी की भी रचना दृष्टि बन गई।
सामान्योन्मुखता, व्यवहारिक भाषा, सरल शैली और संवेदना तथा सद्भावना जैसे महान जीवन मूल्यों का उद्घाटन प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं हैं। हिंदी साहित्य में सन 1910 से लेकर 1936 का जो समय है, प्रेमचंद युग माना जाता है। ऐसे महान कलम के सिपाही का दे अवसान यानी निधन सन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। अब हम प्रेमचंद की कृतियाँ देखेंगे, उनके पुस्तकें देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद उत्कृष्ट उपन्यासकार थे। कहानी और उपन्यास में इन्होंने भारत के वास्तविक जीवन का चित्रण किया। हिंदी क्षेत्र में आने से पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि वो उर्दू में लिखते थे। उर्दू साहित्य में इनका अपना विशिष्ट स्थान रहा। हिंदी में इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक आदि की रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमाश्रम, वरदान, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र वह अधूरा सा रह गया था आदि। इनके कहानी संग्रह पे कफन, नारी जीवन की कहानियाँ, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, मंदिर और मस्जिद, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, भूखा रोजेदार आदि कहानियाँ आते हैं। ये सभी जो लगभग 300 कहानियाँ आते हैं, ये 300 कहानियाँ हमें मानस सरोवर में प्राप्त हैं, जो 8 भागों में उपलब्ध है। तो यदि हम मानस सरोवर को अगर पढ़ लेते हैं तो समझे कि लगभग हम पूरे कहानियाँ 300 के करीब मुंशी प्रेमचंद के हम पढ़ डाल सकते हैं। इस तरह पूरे कहानियों का संकलन मानव सरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने पूर्व बताया, श्रमिक लोग, मजदूर लोग, ग्राम जीवन की कहानियाँ, और बहुत ही यही उनका मुख्य विषय रहा। और प्रेरणा, समर यात्रा, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, प्रेम पंचमी, सप्त सरोज आदि इनके उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। नाटक: प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी, करबला आदि। इनका संपूर्ण जीवन साहित्य के सृजन के कार्य में लग गया। वे हमें विभिन्न रूप में दिखाई देते हैं। इनमें उनके मुख्य रूप हैं उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार और संपादक। इन्होंने माधुरी, हंस,
और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अब हम एक उपन्यासकार के तौर पर जो उन्हें विख्यात हैं उसको हम देखेंगे। उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद ने एक युगांतर उपस्थित किया है। जीवन को सर्वप्रथम उपन्यास से जोड़ने का श्रेय प्रेमचंद को ही जाता है। उपन्यास क्षेत्र में इन्होंने एक नया रूप उपस्थित किया। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। सर्वप्रथम ऐतिहासिक आधार लेकर प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक उपन्यास लिखा, लेकिन उसे अन्य उपन्यास क्षेत्र में उतनी महत्ता नहीं मिली जितने कि इनके अन्य उपन्यासों को। इसके पश्चात इन्होंने सेवा सदन में अनमेल विवाह, दहेज, पुलिस के कारनामों और वेश्याओं के प्रति सुधार की भावनाओं की अभिव्यक्ति की। वरदान में परिहास का पुट अधिक है। रंगभूमि में आधुनिक सभ्यता के चित्रों के विभिन्न पक्षों को उभारा गया है। कायाकल्प की रचना का आधार आध्यात्मिक है। प्रेमाश्रम में किसानों की गरीबी और उनके साथ पटवारियों, जमींदारों, पुलिस ऑफिसरों के निर्दयतापूर्ण व्यवहार को चित्रित किया गया है। गबन में पारिवारिक जीवन के मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। निर्मला में दहेज प्रथा तथा अनमेल विवाहों के प्रति समाज में होने वाले वैषम्य का सजीव और हृदयग्राही चित्र परिलक्षित होता है। प्रतिज्ञा में विधवाओं और अछूतों की समस्या उद्घाटित की गई है। प्रेमचंद की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद का नाम पर्यायी बन चुका है। उपन्यास यानी प्रेमचंद, प्रेमचंद यानी उपन्यास। इस तरह उपन्यास साहित्य का पर्याय के तौर पर प्रेमचंद का नाम गढ़ गया है। कहानीकार के रूप में भी उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है और इनके कई कहानी को दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित भी किया गया है और उनके कई उपन्यासों को भी भारतीय राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन है उसके माध्यम से प्रसारित किया गया है। और ये कहानी और उपन्यास के माध्यम से उन्होंने भारत के सामान्य जनता के मन और मस्तिष्क तक पहुंच गए। प्रत्येक साहित्यकार, चाहे वो हिंदी का हो या उर्दू का हो, प्रेमचंद को कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उनका योगदान को हम कुछ शब्दातीत है, इसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इससे पूर्व कहा, यह माधुरी, हंस और जागरण नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी सकुशलता के साथ किया है। इतने बड़े महान साहित्यकार की तुलना विश्व के साहित्यकारों में से की जाती है कि 56 वर्ष की आयु उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन जो कार्य 100 वर्ष की आयु में नहीं कर सकते वो काम मात्र 56 वर्ष की आयु में इन्होंने कर दिखाया। तो इनकी प्रशंसा के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां सार्थक प्रतीत होती हैं। इनकी प्रशंसा के संदर्भ में निम्न पंक्तियां सार्थक प्रतीत होती हैं।
युगों युगों की मिसाल बनकर, युगों युगों की मिसाल बनकर, पथ दिखाते मशाल बनकर, पथ दिखलाते मशाल बनकर, धन्य हुआ हिंदी साहित्य, हे उपन्यास सम्राट तुझे पाकर। इस प्रकार यशस्वी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का परिचय समाप्त होता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इनका परिचय समझ में आ गया होगा। प्रिय छात्राओं, कि कल की कक्षा में जो स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं और विद्यार्थियों के लिए जो कहानी है, जो सद्गति है, उस कहानी को की पृष्ठभूमि और कहानी की विशेषता हम विस्तार से पढ़ेंगे। कल तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक